बीटीसी हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के पास आके फिर से रिवर्स कर जाए थोड़ा सा। फ्रांस में बाइनेंस को इन्वेस्टिगेशन के अंदर लाया गया है, जहां पे वो कह रहे हैं कि दे आर डूइंग एग्रीवेटेड मनी लॉन्ड्रिंग। कि ब्लैकरॉक और अदर इंस्टीट्यूशंस जब मार्केट डाउन गया था तब बिटकॉइन खरीद रहे थे या बिटकॉइन होल्डिंग कंपनीज के शेयर खरीद रहे थे। हेलो दोस्तों, हम लोग वापस आ चुके हैं एक और नए पॉडकास्ट वीडियो के साथ। जैसे आप लोग हर वीक जानते हैं, हम लोग आपको लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स मार्केट के बारे में देने आ जाते हैं ये वीकली पॉडकास्ट के थ्रू। सो हम लोग वापस आ चुके हैं इस वीक भी, और इस वीक हम लोग बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको हेल्प पहुंचाएगा। तो शौविक और क्रिश भी हमारे साथ है इधर। सो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिटकॉइन इथेरियम का वीकली प्राइस एक्शन के ऊपर से देखेंगे क्या चल रहा है मार्केट में। देन हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में, बाइनेंस एसीसी का क्या चल रहा है, और भी कुछ जो कि इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट्स आए हैं इस वीक में, उसके बारे में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए। और हम लोग इस पूरे वीक के बीच में बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस और न्यूज़ जो कि वीक डेली न्यूज़ होता है वो भी हम लोग अपने चैनल में कवर कर रहे हैं। और इस वीक हम लोग एक पॉडकास्ट भी लॉन्च किए हैं जो कि एक टॉक शो है, वो भी जाके आप देख सकते हो। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शौविक, आपसे हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप हमें बताइए कि बिटकॉइन इथेरियम और मार्केट का हाल क्या है। लाल के बाद क्या कुछ हरा दिखने को मिला है, और हम लोग आगे क्या कुछ और हरा देख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग शौविक से स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स। हाँ सावंतक जी, एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे क्या है, लाल के बाद थोड़ा सा हरियाली नज़र आ रहा है हम लोग को। अभी आगे मानसून आने वाला है तो उसका जो आप कह सकते हैं कि अभी से थोड़ा बहुत हरियाली नज़र आ रहा है और आगे जाके हम लोग को और हरियाली दिख सकता है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि लास्ट वीक हम लोग ने जो डिस्कस किया था कि बीटीसी सिटी का ये डेली चार्ट है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग डिस्कस किया था, ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे 26,000 25,000 के आसपास ये वाला जो जोन है। तो थोड़ा सा पीछे अगर जूम आउट करके हम लोग देखते हैं तो ये वाला लाइन हम लोग एक्सटेंड किए थे। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, बिल्कुल इसी सपोर्ट जोन से बाउंस लिया है और इसको सपोर्ट को काफ़ी अच्छी तरह से रेस्पेक्ट किया है। ये अगर हम लोग इसको आवरली टाइम फ्रेम कर देते हैं तो आप लोग को पता चलेगा। ये देखिए सपोर्ट जोन के अंदर घुस के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ये बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जा रहा है। और आवरली टाइम फ्रेम में हुआ क्या है, ये जो 3 ईएमए है, ये ईएमए को अच्छी तरह से मतलब क्रॉस करके यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड बना होगा। तो लास्ट वीक हम लोग का व्यूअर्स जो है, उन्होंने अगर इस पॉइंट को फॉलो किया था लास्ट वीडियो में जैसे हम लोग बात किए थे, तो उन्होंने काफ़ी सारा मतलब पैसा बनाया होगा मेरे हिसाब से। तो इसको थोड़ा सा फिर से हम लोग डेली टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे, ये एक जो है ना, ये आपका असेंडिंग चैनल आप लोग इसको बोल सकते हो। तो ये एक लो है, ये सेकंड लो है, और ये थर्ड लो लगभग आप मान सकते हैं कि इसके आसपास ही बना है। तो ये ना हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है। जब तक ये हायर लो फॉर्मेशन करता रहेगा, इस चैनल के अंदर रहेगा, तब तक मतलब आप लोग लंबे टाइम फ्रेम के लिए आप लोग पुलिस व्यू ही रखो, वेरियस होने का कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, जो कि है ये वाला, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है ना, ये वाला। तो बीटीसी हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के पास आके फिर से रिवर्स कर जाए थोड़ा सा। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही मतलब यहाँ पे नज़दीक आ जाएगा तब तक जो भी लॉन्ग पोजीशंस में बने हुए हो, तो वो लोग एक बार थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हो। जो लोग यहाँ पे मतलब लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट किए थे वो लोग के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और इसका अगर आप लोग स्टॉप लॉस की तरह मतलब कुछ पॉइंट सोच सकते हो कि क्या स्टॉप लॉस क्या रखें हम लोग, तो उसको आप लोग ये जो लाइन है आपका ईएमए 100 ईएमए बन सकते हो। ये 100 ईएमए 26,000 का इसका स्टॉप लॉस आप लोग रख सकते हो। तो जब तक उसके ऊपर है तब तक आप लोग प्रॉफिट को अपना ट्रिल करते चलो। ये हो गया आपका बीटीसी में। यहाँ पे वही सेम चीज़ है, ये फर्स्ट लो सेकंड लो जैसे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बात किए। तो प्रेडिक्शन जो है लगभग अगस्त तक आप लोग मान सकते हो 35, कुछ ज़्यादा ही एक्सैजरेशन हुआ है, बट आप लोग अगर प्रॉफिट में बैठे हुए हो तो फिर ट्रेल करके धीरे धीरे करके चल सकते हो। 500 पॉइंट का आप लोग स्टॉप लॉस रखो और उसको आगे ट्रेल करते जाओ। थोड़ा सा मार्केट डोमिनेंस अभी हम लोग देख लेते हैं इसका क्या है बीटीसी का।
ये जो है जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे कि रेजिस्टेंस जोन जो है उसको तोड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया है, अभी भी वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही मतलब होवर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। 49% अभी भी है इसका। तो ये जब तक नीचे नहीं आता है तब तक ऑल्ट कॉइन्स में बहुत बड़ा मूव आना थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज़ है। तो आप लोग अगर ऑल्ट कॉइन्स में भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो तो पोजीशन साइज़ को थोड़ा सा संभाल के आप लोग करो। बहुत ज़्यादा मतलब पोजीशन साइज़ को जो है उसको उतना ज़्यादा मत बढ़ाओ। ये हो गया BTC। अभी थोड़ा सा इथेरियम को देख लेते हैं। इथेरियम में भी जैसे हम लोग बात किए थे कि वो जो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो रेसिंग चैनल है ना, हम लोग बात किए थे कि ये वाला जो है जब भी इथेरियम जो है ना इस चैनल के नज़दीक आता है तब भी वो थोड़ा सा एक बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ जैसे हम लोग लास्ट टाइम बात किए थे। यहाँ पे आया, इसको रिटेस्ट करके फिर से बाउंस किया। तो जो लोग ट्रेड करते हो स्मॉल टाइम फ्रेम में, मान लो कि इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह ये सब करते हो, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बना होगा। यहाँ से वो लोग लॉन्ग करके लगभग 1670 के आसपास से अभी तो चल रहा है आपका 1745, मतलब काफ़ी अच्छा पिप्स जो है उन लोगों को मिला होगा। और थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हो कि इसका जो ऊपर की तरफ मूवमेंट है ये यहाँ तक जा सकता है, जो कि आपका 2200। ये लंबा टाइम फ्रेम का मैं बात कर रहा हूँ, बीच में थोड़ा बहुत अप्स डाउन से सब स्विंग वगैरह आते रहेगा। और इस ट्रेंड लाइन को भी आप लोग एक बार अच्छे से फॉलो करो। तो जो लोग यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट किए हो वो लोगों के लिए स्टॉप लॉस मतलब प्रॉफिट बुक वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा पार्शियली कर सकते हो। और स्टॉप लॉस जो होगा आप लोग ये जो EMA है इसके नीचे आप लोग रख सकते हो इसको, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कुछ कॉइन्स जो हैं लास्ट 24 आवर्स में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही रिटर्न दिया है और अच्छा स्विंग दिया है। तो उसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि 17% रिटर्न जो है ये क्वांट दिया है। फ्रैक शेयर जो है 17% के आसपास, सुई कॉइन, गाला, एप्टोस। तो ये सब जो कॉइन है ना, एल्गो हो गया फिर आपका, ये सब कॉइन में आप तो ये सब कॉइन को आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लो और मॉनिटर करते रहो, क्योंकि आगे टाइम में भी ये सब कॉइन जो है अच्छा खासा मूव देने वाला है, ठीक है। Thanks to our fantastic sponsor that makes the show possible, XREX, a global leader in fiat to crypto exchange. XREX is our preferred crypto exchange from 2020. If you do not have an account with XREX, consider signing up using the link in the show note below. Trade cryptocurrencies with USDT, USDC, or directly with USD on XREX, one of the world's safest and most secure crypto exchanges, which is invested by Taiwan's National Development Fund and run by international cybersecurity experts. You can also send crypto for free to other XREX users with XREX which escrows your funds with a contract, making P2P transactions much safer and easier. Or use its advanced grid trading feature to DCA your crypto. Download the XREX app now on Play Store or App Store. Link in the comments below. सो हम लोग क्या थोड़ा डिस्कस करें, लाइक आगे क्या एक्सपेक्टेड मार्केट्स देख सकते हैं हमारे ऑडियंस। अभी सिनेरियो ऐसा है ना कि सपोर्ट जोन जो है वहाँ से बाउंस तो दिया है, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल अगर आप लोग देखोगे ना तो वॉल्यूम जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो आप लोग इसको इस तरह से देख सकते हो कि अभी बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, लेकिन ये भी सही नहीं रहेगा कि आप लोग चुप बैठे रहो। थोड़ा बहुत करके आप लोग एक्यूमुलेट करते रहो। बाइंग 5000 पॉइंट BTC का जाएगा, जब इससे मान लो कि आप 25-26 हो गया, फिर जब ये 30,000 32,000 का ब्रैकेट में जब जाएगा तब आप थोड़ा सा बाइंग कर लो। 35,000 के ऊपर जब जाएगा तब थोड़ा सा बाइंग कर लो। इस तरह से हर 3-4 हज़ार 5 हज़ार पॉइंट के बीच में ना आप बाइंग थोड़ा बहुत करते रहो, फिर जाके लंबे टाइम फ्रेम में आपको अच्छा गेन मिलेगा। नहीं तो वही होगा कि रैली आपके हाथ से निकल जाएगा, आप बैठे रहोगे कि अभी तो 26,000 चल रहा है तो मैं अभी चुपचाप बैठे रहता हूँ, जब ये 10,000 12,000 15,000 जाएगा तब मैं थोड़ा बहुत करके बाइंग करना स्टार्ट करूँगा। लेकिन आपको भी नहीं पता और ऑनेस्टली ये मुझे भी नहीं पता कि वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं, क्योंकि बॉटम कोई भी नहीं पकड़ सकता है। तो आपको बस यही करना है कि एक जोन के अंदर जब चलाए डिस्काउंटेड प्राइस में, जब आपको कुछ चीज़ मिल रहा है तो आप बाइंग करना शुरू कर दो और फिर पेशेंस लेके बैठे रहो, अच्छा रिटर्न मिलेगा। करेक्ट। और अभी शायद ऑल्ट कॉइन्स के लिए आप जैसे बता रहे थे बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, सो ऑल्ट कॉइन्स में अभी क्या थोड़ा सा कम ट्रेड करना बेटर रहेगा ऑडियंस के लिए? मैं ट्रेडिंग के हिसाब से ऑल्ट कॉइन में अभी मना करूंगा, लेकिन जो लोग इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो वो लोग ज़रूर अभी ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग वगैरह कर सकते हो,
क्योंकि ट्रेडिंग में होगा क्या, एक दिन में आपको अगर 15-20% का स्विंग मिल गया ना, तो फिर आपका काफ़ी सारा कैपिटल वहाँ पे जा सकता है। और व्यूअर्स अगर ये मतलब होता है ना किसी का कि अपना कैपिटल मान लो कि X है, तो उसका 10% ही लगाना है ट्रेडिंग में और बाकी जो है वो 90% लगाना है इन्वेस्टमेंट में। तो 10% लेके अगर ट्रेडिंग करना चाहे तो वो फिर वो 5 कॉइन को पकड़ के वो ट्रेडिंग कर सकते हो, और वो भी उसी कॉइन को पकड़ना होगा जिस कॉइन में अच्छा सारा मतलब हाई बीटा कॉइन्स जो हम लोग बोल सकते हैं, या फिर जिसमें अच्छा सारा स्विंग्स मिलता है, जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया। तो वो सब कॉइन में जाके ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भैया के थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहो। ऑल्ट कॉइन में अभी मैं मना नहीं करूँगा ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, अभी स्टार्ट कर सकते हो। करेक्ट। सो क्रिश, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका क्या व्यूज है? मेरे हिसाब से तो अभी लिक्विडिटी मार्केट में बहुत कम है, तो उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी थोड़ा डाउन साइड बाकी है। तो होपफुली दिस विल नॉट बी वेरी लॉन्ग। तो आई थिंक डाउन साइड 23-22 के आसपास ही रहेगा, एंड उसके बाद देयर विल बी अ बिग बुलिश मूव अपवर्ड। तो शायद लाइक इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, जैसे शौविक ने कहा, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहिए, बट अगर ये 22-23 के तक आता है तो दैट्स अ टाइम टू इन्वेस्ट एज वेल। तो आई स्टिल थिंक दैट देयर इज सम डाउनसाइड, एंड होपफुली इन द कमिंग वीक्स वी कैन सी कि मार्केट ऊपर जाता है या नीचे आता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट इसके नीचे ही आएगा और थोड़ा बिफोर इट गोज अप। तो दैट्स माय पर्सनल व्यू। तो चलिए उसके साथ थोड़ा लाल देख सकते हैं। हो सकता है क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ही सेल ऑफ हो गया था। सेल ऑफ इतना ज़्यादा सेल ऑफ हो गया था कि इसीलिए मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना ही था। इसलिए मैंने लास्ट वीक भी आपको कहा था कि इस पॉइंट से मार्केट सिर्फ ऊपर ही जा सकता है फॉर द कमिंग वीक। तो जो कि हम लोगों ने अभी देखा भी कि लाइक 25 के नीचे आ गया था, अभी 26 के ऊपर चला गया है, तो स्लाइटली अप। तो अभी मेरे को यहाँ से लगता है कि मार्केट अभी फिर से नीचे जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्टेबलाइज हो गया है एंड पीपल विल स्टार्ट बुकिंग सम प्रॉफिट्स। और इसीलिए डाउनसाइड आई थिंक 22-23 के इज अ डाउनसाइड, वेयर इन द शॉर्ट टर्म मार्केट वहाँ तक जाके फिर बैक अप जाएगा। सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स XREX, एक फिएट क्रिप्टो एक्सचेंज का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसके कारण ये शो संभव हो पाया है। 2020 से XREX हमारा पसंदीदा क्रिप्टो एक्सचेंज रहा है, जो कि पूरा विश्व में उपलब्ध है। अगर आपके पास XREX अकाउंट नहीं है तो आप जल्दी से नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। XREX ऐप में कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि आप सेफली USDT, USDC, यहाँ तक USD द्वारा भी क्रिप्टो खरीद सकते हैं। XREX एक्सचेंज में ताइवान का नेशनल डेवलपमेंट फंड ने इन्वेस्ट किया है, जो कि एक सरकारी निवेशक संस्था है, और ये एक्सचेंज दुनिया के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आप इस ऐप में बिटचेक के द्वारा किसी भी XREX वॉलेट में फ्री में क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब P2P ट्रांसफ़र के लिए आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। आप इसी XREX ऐप में बिटचेक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा सुरक्षित तरीके से P2P कर सकते हैं। और एक फ़ीचर इसमें हाल ही में ऐड किया गया है, जिसमें आप ग्रिड ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटेड बॉट द्वारा किया जाता है। डाउनलोड लिंक नीचे मेंशन किया गया है। चलिए उसके साथ हम लोग आज के न्यूज़ में आते हैं, और आज का न्यूज़ इज कंटिन्यूएशन ऑफ द पास्ट न्यूज़, एंड द फर्स्ट न्यूज़ दैट वी हैव टुडे इज बेसिकली बाइनेंस और SEC ने एक डील स्ट्राइक किया है, जिसके थ्रू बाइनेंस ने SEC से कमिटमेंट किया है कि वो US बेस्ड कस्टमर्स के फंड्स और उनके वॉलेट्स दोनों बैक US ऑनशोर में लेके आएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि अभी जो है Binance.com और Binance US दो सेपरेट एंटिटी है, और Binance US ने Binance.com को यूज करके अपने यूजर्स के फंड्स को Binance.com में या Binance.com के वॉलेट्स में रखा था, सो विच इज बेसिकली ऑफशोर। तो इसीलिए SEC ने Binance को सू भी किया है, और इसके कारण Binance ने रिएक्शन के हिसाब से बहुत सारे ट्रेडिंग पेयर्स को क्लोज कर दिया है। उनके बैंक्स फ्रीज हो गए हैं US में, तो दे डोंट हैव USD ऑन एंड ऑफ रैम्प, एंड टू स्ट्राइक अ डील ताकि उनके यूजर्स को इतना प्रॉब्लम्स ना हो विड्रॉवल्स या डिपॉजिट्स में, क्रिप्टो में एटलीस्ट। तो उन्होंने SEC से ये अग्रीमेंट में आए हैं कि दे विल मूव बैक देयर कस्टमर फंड्स इन Binance US hosted wallets, and they will also
get back the keys for their US based customers in Binance US. So this is the first strike I think for SEC कि they have been able to force Binance to do it. इसके आगे जाके मेरे को ये लगता है कि SEC will also look into कि Binance US how did they acquire their liquidity. So compared to other countries, Binance US has a very strong strict laws कि US बेस्ड एक्सचेंजेस को US मार्केट से ही अपना लिक्विडिटी क्रिप्टो के लिए लेना पड़ता है, पर बाइनेंस US ने शायद ऐसा ना करके Binance.com से अपना लिक्विडिटी लिया है, जो कि एक फॉरेन एक्सचेंज है. तो मेरे को लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड SEC विल फोकस ऑन दैट बिकॉज दैट्स द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट. इसके साथ ही बाइनेंस का दूसरे न्यूज में आते हैं. तो दूसरा न्यूज ये है कि बाइनेंस के सिक्योरिटी SEC के सूट के बाद एंड कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स के बाद फ्रांस में बाइनेंस को इन्वेस्टिगेशन के अंदर लाया गया है, जहां पे वो कह रहे हैं कि they are doing aggravated money laundering. Aggravated money laundering means it's a very grave offense of doing willful money laundering. इसके साथ हमारे अगले न्यूज में जो भी बाइनेंस के ऊपर है, तो बाइनेंस हैज स्टॉप सर्विसेज फॉर देयर नेदरलैंड्स बेस्ड कस्टमर्स. तो नेदरलैंड के जो कस्टमर्स थे वो अभी बाइनेंस में अपने अकाउंट यूज नहीं कर पाएंगे एंड एग्जिस्टिंग जो यूजर्स है उनके लिए बाइनेंस ने सिर्फ विड्रॉवल्स ओपन रखा है. दे विल नॉट बी एबल टू डू एनी काइंड ऑफ परचेजेस. तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लास्ट वीक प्रेडिक्ट किया था कि जैसे SEC बाइनेंस के पीछे जाने के बाद और भी अलग अलग जगहों में बाइनेंस को अपने लाइसेंसिंग में प्रॉब्लम्स होंगे और बाइनेंस अपने ऑन एंड ऑफ रैम्प मेंटेन करने में थोड़ा मतलब दिक्कतों से गुजरेंगे. तो वही हम लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि बिकॉज ऑफ SEC स्विंग बाइनेंस इन US अलग अलग जगहों में स्पेशली यूरोप में बाइनेंस को काफ़ी सारी दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है. बाइनेंस इज मूविंग आउट लाइक अपना जैसे पहले 1-2 कंट्रीज से स्टार्ट हुआ और अभी ऐसे हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज में धीरे धीरे फैल रहा है. तो हो सकता है आगे बाकी कंट्रीज भी इसको देख के वो भी अपना लॉज लाए कि उनको भी वहाँ पे वेरीफाई करना होगा अपना एग्जिस्टेंस. तो बाइनेंस जैसे हम लोग पिछले बार भी बात किए थे, जब भी उनको कुछ बोला जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट तो वो उस कंट्री से मूव बैक कर जाते हैं. सो लेट्स सी नेक्स्ट कौन सा कंट्री है जहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीक देख सकते हैं कि कौन सा कंट्री से बाइनेंस मूव आउट कर रहा है, अगर कर रहा है तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. हाँ सुरेश, आप कुछ बोलने वाले. तो इसमें एक चीज और भी हो सकता है जो कि है कि US गवर्नमेंट एप्पल को फोर्स करे और गूगल को फोर्स करे कि दे ओनली लिस्ट बाइनेंस और रिलेटेड क्रिप्टो एप्स, नॉट जस्ट बाइनेंस, इन कंट्रीज वेयर दे हैव लाइसेंसेस. तो इसका मतलब क्या हो गया कि CoinDCX जो इंडिया में है तो उसको सिर्फ इंडिया में लिस्ट किया जाए. तो बाइनेंस US जो US में है उसको सिर्फ US में लिस्ट किया जाए. XREX जो ताइवान और कनाडा एक्सेट्रा कंट्रीज में है उसको सिर्फ उसी जुरिस्डिक्शन में लिस्ट किया जाए. तो ये जो लॉज है दिस इज नॉट वेरी क्लियर येट, बट मूविंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 2 to 3 years मुझे लगता है कि ऐप स्टोर्स में ये कंपलसरी हो जाएगा कि जिस कंट्री में आप हो वहाँ के ही लोकल ऐप्स को आप देख सकते हो. सिमिलर टू व्हाट यू कैन सी नाउ, जैसे जोमेटो का ऐप इंडिया में देख सकते हो लेकिन वो आप ताइवान में या सिंगापुर में नहीं देख सकते. तो इसी तरह क्रिप्टो ऐप्स भी रीजन एंड कंट्री स्पेसिफिक बन जाएंगे. बट उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर अगर ये सिर्फ क्रिप्टो ऐप के लिए होता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मतलब बाहर के कंट्री में अगर बिजनेस करना है तो ये मतलब ड्रॉबैक नहीं हो सकता है. तो इसीलिए यू हैव टू एक्चुअली गेट अ प्रॉपर लाइसेंस इन अ कंट्री यू वांट टू ऑपरेट इन. तो यू कैन नॉट डू अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज इन क्रिप्टो मूविंग फॉरवर्ड. तो रेगुलेशंस के कारण क्रिप्टो इज ऑलरेडी गेटिंग डिवाइडेड इनटू सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, एंड मूविंग फॉरवर्ड ये सेंट्रलाइज्ड में भी विल बिकम more regulated and will be regulated and licensed, regulated and not licensed and unlicensed. तो इस तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंजेस डिवाइड हो जाएंगे. Correct. That's just personally my viewpoint क्योंकि मैंने 2.5 साल क्रिप्टो में काम किया है क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए. तो मूविंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि this kind of regulations are coming and Apple and Google will soon work with local regulators to enforce these particular things. तो उसके साथ हम लोग इस वीक के
एक बड़े न्यूज़ में आते हैं जो कि है टेथर डिपेक। तो टेथर जो कि यूएसडीटी है, यूएसडीटी का स्टेबल कॉइन issuer है, they came up with a big history and big डिटेल्स कि किस तरीके से वो अपने टेथर इशुएंस को ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, एंड दे हैव कम अप विद अ प्रेस रिलीज, एंड दिस इज बिकॉज कि लास्ट वीक टेथर वेंट थ्रू अ डिपेक जहाँ पे using DeFi, $375-400 million worth of USDT was converted to USDC, and this is a move to make money out of these pools, and this is a very insignificant amount of sum to move the price of Tether from $1 to less than that. तो टेथर हैज, जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा है कि टेथर हैज एनफ short term treasury bonds, bank USD deposits, and long term treasury bonds, and also other assets. जब अभी वो 15% profits BTC में भी डाल रहे हैं, so they have enough assets to help them continue this $1 peg. मुझे नहीं लगता है कि this small changes in USDT pegs are anything, but it could be big if this amount is moved from, let's say, $400 billion to $4 billion or $10 billion. तो तब जाके depeck करने के बाद there will be a chance of a systematic crack, क्योंकि टेथर को उस टाइम में अपने liquidity को maintain रखने के लिए they have to redeem as well as mint USDT with US dollar. So that will be a very interesting case, but मुझे नहीं लगता anything less than 10% or 20% of Tether's current market cap can actually do any harm to Tether's depeck. तो हमारे अगले न्यूज़ में, तो अगला न्यूज़ जैसे आप देख सकते हैं कि इट्स रिगार्डिंग OKCoin. तो OKCoin को FDIC ने सू किया है. FDIC ने इसलिए सू किया है क्योंकि OKCoin एक फॉल्स क्लेम बना रहे थे कि दे आर एक्चुअली अंडर दी FDIC प्रोटेक्शंस, जो कि ऐसा नहीं है. तो यूएस में जैसे इंडिया में है कि आप अगर कोई बैंक में INR रखते हो तो इंडियन रिजर्व बैंक 5 लाख रुपए तक एक अकाउंट में, एक बैंक में आपका वो इंश्योर करता है. तो ताकि बैंक अगर कभी बैंकक्रप्ट हो गया तो नो मैटर आप कितना भी पैसा वहाँ पे रखे हो तो आपको 5 लाख रुपए तक रिटर्न मिलेगा. तो अगर आप 2.5 लाख रुपए रखते हो तो आपको 2.5 लाख मिल जाएगा, अगर आप 5 लाख रखो तो आपको 5 लाख मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 50 लाख रखते हो तो आपको 5 लाख ही मिलेगा. सो दिस इज द रिजर्व बैंक इंश्योरेंस फॉर ईच बैंक्स एंड ईच अकाउंट. सिमिलरली FDIC में ये होता है कि अगर आप $250,000 तक कोई बैंक पे रखे हो और अगर बैंक अंडर FDIC इंश्योरेंस में आता है एंड इफ दे गो बैंकक्रप्ट, तो सभी अकाउंट होल्डर्स को वहाँ पे $250,000 तक मिलेंगे. तो यूजिंग दिस FDIC इंश्योरेंस, OKCoin ने मिसगाइडिंग एडवर्टाइजमेंट्स लॉन्च किए थे जिससे वो कह रहे थे कि दे आर ऑल्सो अंडर दिस प्रोटेक्शन, ताकि पीपल ट्रस्ट देम. बट ऐसा नहीं है. OKCoin इज नॉट FDIC इंश्योर्ड, एंड इसके अगेंस्ट में FDIC ने ये कहा है कि दे डू नॉट इंश्योर नॉन डिपॉजिट प्रोडक्ट्स. तो नॉन डिपॉजिट प्रोडक्ट्स मतलब क्रिप्टो हो गया, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स मतलब फिएट हो गया, जैसे US डॉलर या बॉन्ड्स. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो एंड US डॉलर्स की US डॉलर्स FDIC इसे इंश्योर्ड है, क्रिप्टो इज नॉट इंश्योर्ड, एंड दिस इज व्हाट दे हैव सेड हियर. एंड इसके साथ ही दे आर ट्राइंग टू sue OKCoin and its issuer, which is OKEX, because of this. और इसके साथ एक बहुत ही अच्छे न्यूज़ में, क्योंकि जैसे आपको पता है कि यूएस में प्रेशर्स है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर, सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो कंपनीज के ऊपर कि दे फॉलो व्हाटएवर SEC इज सेइंग, और SEC इज एक्टिंग लाइक अ मैनियक. तो इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे कंपनीज यूएस से बाहर जा रहे हैं. पर हांगकांग जो कि अभी रिसेंटली रेगुलेशंस लाए हैं ताकि लोग वहाँ पे Web3 कंपनीज जाके सेटअप करें या क्रिप्टो कंपनी सेटअप करें. तो लास्ट
3 to 6 months में यहाँ पे देखा गया है कि बहुत सारे कंपनीज वहाँ पे जाके सेटअप तो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग बैंकिंग एक्सेस। तो इसके कारण ये हो रहा है कि दे आर स्टिल नॉट विलिंग टू गो ऑल इन हांगकांग। सो दिस हैज बीन नोटिस्ड बाय द हांगकांग रेगुलेटर्स, और उन्होंने HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जो कि दोनों ही बड़े ग्लोबल बैंक्स हैं, इनको फोर्स कर रहे हैं कि दे शुड टेक अप क्रिप्टो क्लाइंट्स। सो दिस इज अ वेरी बुलिश मूव, क्योंकि if the regulators is forcing banks to do it, then banks are supposed to increase their scope, and they will possibly take in more crypto companies, and this will increase the chances of crypto companies getting banked directly by big banks. So that's why I said it's a very bullish move, and मुझे लगता है कि ऐसा चीज कोई भी कंट्री में करना चाहिए जहाँ पे रेगुलेशन बहुत क्लियर है, क्योंकि this gives clarity not just to the banking sector, this gives clarity also to people who wants to go and set up companies in those jurisdictions. तो क्रिश, हम लोग क्या ऐसा कुछ इंडिया में भी देख सकते हैं आगे जाके? इंडिया में देखिए अभी सिनेरियो ऐसा है कि 2018 में जो बैन हुआ था, उसके बाद से बहुत सारे बैंक्स मतलब कोई भी बैंक्स उस टाइम में तो क्रिप्टो के साथ काम नहीं करना चाहते थे। फिर 2021 अप्रैल में शायद ये बैन हटाया गया RBI द्वारा, एंड उसके बाद कुछ बैंक जो क्रिप्टो के साथ काम कर रहे थे वो भी लास्ट बुल रन के बाद मूव आउट कर गया इस स्पेस से। तो अभी टायर 2 और टायर 3 बैंक्स ही क्रिप्टो कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्रिप्टो के साथ नहीं काम कर रहा है, या कोई भी बिग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्रिप्टो के साथ नहीं काम कर रहा है। स्मॉलर कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉलर small finance banks and tier 2 banks are working with crypto companies. तो इंडिया में जब ये लॉ एस्टैब्लिश हो जाएगा कि how crypto is regulated and when crypto exchanges will get licenses, मेरे हिसाब से उस टाइम में regulators will come and talk with banks and give them clarity कि they can take on crypto clients and what they can do and what they can't do. So this will still take maybe 1 or 2 or 3 years time, but इस time period में banks will also get comfortable working with crypto exchanges, and they will soon have a mutual win-win situation, jabki banks are working with crypto exchanges to provide the best services to the users to come and join this crypto revolution. So this will happen, but इसको मेरे हिसाब से ये थोड़ा टाइम लगेगा इंडिया में एटलीस्ट। और हांगकांग जैसा गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन है उससे पहले नहीं होने वाला है आपके हिसाब से? हाँ, वो मेरे हिसाब से तो इलेक्शन के पहले गवर्नमेंट स्टेटस को नहीं ब्रेक करने वाला है। तो नेक्स्ट ईयर के पहले कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है जहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लाइसेंस दे दिया जाएगा, या फिर बजट में कुछ स्पेशल प्रोविजंस लाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आई थिंक द स्टेटस को विल बी मेंटेन्ड। मेबी इट विल बिकम अ बिट मोर टफर फॉर न्यूअर कंपनीज like A2Z crypto to come and start operating in the market. But then when there's a will, there's a way. There's always a challenge, right? So that's the beauty of startups. Yeah. तो स्टार्टअप के बाद हम लोग आते हैं पॉलीगॉन मैटिक पे। तो पॉलीगॉन इज लॉन्चिंग देयर पॉलीगॉन 2.0, जो कि है एक ZK चेन पावर्ड L2 चेन्स। So basically Polygon is saying कि they are going to revamp how Polygon chain operates, and they are going to launch Polygon 2.0, which will basically increase the number of chains in the L2 ecosystem. तो इससे क्या हो जाएगा कि क्रॉस चेन इंटरेक्शंस एंड ड्यू टू द अनलिमिटेड नंबर ऑफ चेन्स, सिक्योरिटी विल स्टिल बी टेकन केयर बाय इथेरियम एंड पॉलीगॉन स्टेकिंग, बट स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और स्केलेबिलिटी के साथ ये और एक बहुत ही अच्छा चीज़ होगा, जो कि है यूनिफिकेशन ऑफ लिक्विडिटी। तो कोई भी चेन में लिक्विडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप स्केलेबिलिटी के बारे में सोचते हो, तो मल्टीपल L2 चेन्स के कारण लिक्विडिटी फ्रैक्शनलाइज हो जाता है। पर पॉलीगॉन अपने ZK पावर्ड L2 चेन्स के द्वारा उसको यूनिफाई करना चाहता है, ताकि आप कोई भी चेन में ट्रेड करो, लिक्विडिटी can come from any other chain as well, and this will be like more interoperable system. So you can think it as first version of decentralized internet. तो जैसे कि आपको पता है, Wyre is shutting down, and this has been in the news for quite some time,
but Wyre just announced they are in the process and they have started winding down their operations, and they are looking for a way out ताकि जो भी चाहे they can go and do acquire Wyre. तो मेरे हिसाब से Wyre will be sold at a very big discount to some big payment companies या फिर cross border remittance companies, so that they can acquire the user of Wyres and they can still serve them. And if it doesn't happen, then there is a chance for all the other big payment platforms and crypto payment companies to go after the users for Wyre. But for me, I think it makes a lot of sense for some big company to come and acquire Wyre and its users, so that they can keep on serving them. इस हफ्ते के दूसरे बड़े न्यूज में आई थिंक कि ब्लैक-रॉक फाइल्स फॉर बिटकॉइन ट्रस्ट. तो जैसे कि बहुतों को पता है कि बिटकॉइन ट्रस्ट ETF फाइलिंग, स्पॉट बिटकॉइन ETF फाइलिंग, बहुत सारे अदर कंपनीज and other institutions have also tried to do it, but they haven't succeeded. But BlackRock is different. So BlackRock के पास एक तो है, they have trillions of dollars of asset under custody, and इसके साथ ही they have a lot of pull in the US political scenario. They understand the financial market, traditional financial market very well, and they also have the will to go and fight it out against whoever is regulating this space. So this is something which is very interesting, because now if the government says no, we are not going to do it, it means they are anti-spot Bitcoin ETFs. But if the government says yes, I'm going to do it, so this is going to open the door for many other such firms. And chances are कि governments will drag their feet on it, but they are going to approve BlackRock spot ETFs. इसके सिर्फ दो ही कारण है. एक कारण तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि BlackRock के पास फाइनेंशियल फायर पावर काफ़ी है, they can fight it out. And दूसरा ये है कि BlackRock is a very traditional and very respected name in the traditional finance space, with very big backing from the political scenario across both the Republican and Democratic scene in US. तो इस कारण से इसके अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. करेक्ट क्रिश. और आई थिंक जस्ट लाइक सौविक वाज दिखा रहे थे सौविक कि लाइक मार्केट्स नीचे जाके वापस आए. सो ये न्यूज़ भी कई हद तक उसका एक कारण है कि लाइक ब्लैक-रॉक कमिंग इन टाइम्स लाइक दिस, एंड उन्होंने ऐसा एक बिटकॉइन ट्रस्ट के लिए फाइल किया है. और ऊपर से वी ऑल्सो गॉट दैट सम न्यूज़ लाइक कि ब्लैक-रॉक और अदर इंस्टीट्यूशंस जब मार्केट डाउन गया था तब बिटकॉइन खरीद रहे थे या बिटकॉइन होल्डिंग कंपनीज के शेयर खरीद रहे थे. MicroStrategy. Yeah. They were aggressively buying shares for MicroStrategy. So MicroStrategy, Michael Saylor का company है, and like he was the CEO, now he's the director, and that company is exclusively buying Bitcoin. So all these institutions are buying shares for MicroStrategy. So जैसे Sam ने कहा, that's like a very bullish sign. And even in this market, when people are doing it, especially big institutes and banks, it means that they are just trying to buy it cheap, and whatever panic they are creating is possibly a way for them to get Bitcoin at a cheaper price or MicroStrategy shares at a cheaper price, so that they can get a higher ROI. Right. Yeah, तो उसके साथ Nike is coming up with their Airphoria NFT sneaker hunt on Fortnite. तो Fortnite is a multiplayer RPG game जो कि काफ़ी पॉपुलर है, and they are going to partner with Swoosh and Epic Games and Fortnite. Epic Games and Fortnite are going to partner with them, so that if you are playing Fortnite, you can actually do some Airphoria NFT sneaker hunt, which is a great way of bringing on Web2 gamers to the idea and concept of Web3 gaming. But I don't know how centralized gaming company like Epic Game and Fortnite will take it forward.
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वेब टू गेमिंग में जो भी गेमिंग कंपनीज गेम बनाते हैं, they keep 99.99% of the profits with themselves or something like that, and very few of that profit goes down to the gamers, जो कि exactly different है Web3 गेमिंग से, जहाँ पे gamers actually bring and contribute value and they get paid the most. तो it will be interesting to see कि किस तरीके से Fortnite users react to this, and hopefully once they get a taste of Web3 and open gaming infrastructure, they would want to bring such games on Web3 gaming. But it's still far, but it's happening, as you can see. और इस साल के बिगिनिंग में जब पैक्सोस ने कहा कि दे आर गोइंग टू स्टॉप रिडीमिंग BUSD फ्रॉम नेक्स्ट February, we all predicted that other stable coins will increase in market share, which is happening. USDT and USDC have both increased a lot in the market share. But surprisingly, DAI, जो कि एक stable coin है backed by Ethereum, they have overtaken BUSD as the third largest stable coin. So this is a very interesting news इसलिए क्योंकि DAI Foundation also holds US dollar bonds, and they are also partnering with some US banks to give loans, and this is how I think there's a mix of centralized and decentralized stable coins, but both being backed by some sort of either digital assets like Ethereum or physical assets like USD bonds, etc. So in this world, in the crypto space, both these kind of stable coins can exist, and DAI is just proving their point here. I think like this year is like a very bad year for Binance. From ACC going behind Binance to BUSD coming down like from the third place to below ranks. It's like Binance is going down in every way, like from DeFi to stablecoin to also in the exchange part of the business. So let's see like how things move up forward in the second quarter of this year, like in the coming days, and then let's see like how Binance tackles this, and if they are able to get back and get to the spots they were before. Okay, let's see. I also don't have any idea, but it seems like Binance is struggling to maintain its status quo as the numero uno in the centralized space. So moving forward, I think it's only better if there's more competition, so more choices for the people. Right. और आज के लास्ट न्यूज में जो कि ताइवान से रिलेटेड है, ZachXBT एक ऑन चेन क्रिप्टो स्लूथ है जो कि डिफरेंट स्कैम्स को अनअर्थ करते रहते हैं, एंड उन्होंने जून 2022 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था ट्विटर में, जहाँ पे उन्होंने माची बिग ब्रदर जो कि जेफरी हुआंग है, ही इज अ ताइवानीज अमेरिकन सिटीजन, उनको काफ़ी सारे स्कैम्स में इन्वॉल्व थे, एंड ZachXBT ने उनको जस्ट एक्सपोज किया था. तो उनका सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था जो कि ये था मिथ्रिल, तो मिथ्रिल प्रोजेक्ट एक्चुअली गॉट इनटू बिग ट्रबल बैक इन 2018 आई थिंक, जब उन्होंने फाइनेंस में वोटिंग के थ्रू लिस्ट करना चाहा, एंड दे एक्चुअली डिड ऑल द वोट्स बाय देमसेल्व्स by using money from other projects. So he has been accused for many such frauds, including cream finance. So his modus operandi is basically he creates a fork of a well-established project, and then that when the project is launched, people go and put their money in, and he does rug pull. So this person has not been prosecuted in Taiwan, or nobody has tried to do it because he has quite a big political clout, and Zach actually exposed that as well. Why no big investor is trying to sue him, and because of this, apparently, Machi Big Brother has now filed a lawsuit against Zach. So we will give you the link. Zach has asked for donations for fighting this lawsuit, and we will be donating, and hopefully you guys also donate
so that people like ZachXBT can really make crypto space much better. And whatever he has shown on chain is actually kind of true, क्योंकि मैं भी ताइवान में था बहुत सालों से, तो 10.5 years ताइवान में रहने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि this guy has a very bad reputation in Taiwan, and nobody wants to say openly against him just because of his other influence, but nobody also wants to work with him. And all his projects, I think that he has done like 7-8 different projects, has been either rug pulled or has died down very slowly, and all the money has gone to 2 or 3 different people amongst his friend groups. तो हम लोग अपने दर्शकों के लिए ये ट्वीट के पोस्ट को लिंक भी कर देंगे नीचे, तो यू कैन गो एंड लुक फॉरवर्ड टू इट. तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ZachXBT ने जो कहा है इज जस्ट फैक्ट्स. ही इज नॉट ट्राइंग टू malign anybody, he is not trying to go after anybody particularly just to harm his interest. वो जो भी कह रहे हैं and कर रहे हैं, it's on chain data, and he is just trying to show how this data is correlating with whatever action people are taking. So with this, we come to a close of our discussions today. Over to you, Sam. Yeah. So thanks, Shavik, and thanks, Krish, for your insightful discussion. I think we covered most of the things about Binance and other news like Polygon and Nike dropping their NFTs. So I hope that people got a weekly brief, like the main agenda, और जो भी हम लोग ये कर रहे हैं इसका मेन एजेंडा यही है कि आपको, अगर आप वीकली बहुत बिजी हैं एंड आपको टाइम नहीं मिल रहा है न्यूज़ को कवर अप करने के लिए, मार्केट्स देखने के लिए, सो आप ये एक फुल ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं. एंड आई थिंक यू विल गेट अ ब्रीफ ओवरव्यू लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया एंड इन टू द इंटरनेशनल मार्केट्स, एंड उसके हिसाब से आप एक अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपना फाइनेंशियल डिसीजंस अपने खुद CA से बात करके और अपना खुद का रिसर्च करके कर सकते हैं. हम लोग जस्ट आपको रिसर्चिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं. And with this, we come to the end of this podcast. Thanks guys for watching, and please do share it with your friends and family so that they also start to get the actual knowledge behind the crypto. Like markets नीचे जा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, but क्यों जा रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, I think. So most of the people who blindly follow the markets, उनको reasons नहीं पता होते. So I think you should also know the reasons why market is behaving in a certain way. So thanks all for watching, and please do let us know like if you have any recommendations, suggestions for us in the comments below. And with this, we'll come to the end of this podcast, and we'll see you again on the next week with another same kind of a podcast. And in between, if you have anything, do drop down a comment on this video, or we'll keep on coming up with new videos on our channel. So please do subscribe and follow us. Thank you. Bye bye guys. Bye Shavik. Bye Krish. Bye bye. Bye.